एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सीरीज चल रही है, ये दूसरी सीरीज रिकॉर्ड हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें आता है यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएंगे। पहले यथार्थवाद की हिस्ट्री जान लो, आप क्या होता है यथार्थवाद, ऐतिहासिक इतिहास जान लो। फिर उसके बाद आधुनिक यथार्थवाद की बात करेंगे, जो हंस जे मार्गेंथ्यू ने दिया था विचार। ठीक है, उससे पहले भी यथार्थवाद था, वो क्या होता है, क्या डेफिनेशन है। ठीक है, पहले का ये अर्थातवाद क्या थे, यानी हिस्टोरिकल अर्थातवाद क्या था, ऐतिहासिक यथार्थवाद क्या था, उसके बारे में जान लो। प्राचीन यथार्थवाद के पहले विचारक थे थ्यूसीराइड्स, सूनत्यो और कौटिल्या। ठीक है, कौटिल्या को याद रखना और थ्यूसीराइड्स को। सूनत्यो का तो थोड़ा सा योगदान है, ठीक है, इसलिए थ्यूसीराइड को पहले आप देख लो। इन्होंने क्या, यथार्थवाद क्या होता है इसमें देखो। यथार्थवाद सिंपल सी बात है कि भाई पावर चाहता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, इंटरनेशनल संबंध होता है, इसमें अपने देश अपने आप को पावरफुल मानते हैं, ये उसका अध्ययन करता है। यथार्थवाद एक तरह के किसका अध्ययन कर रहा है, पावर की, शक्ति का, ठीक है, अध्ययन कर रहा होता है। इसमें देखता है कि हर देश किसकी होड़ में लगे, किसके दौड़ में लगे, कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनूं, मैं सबसे ज़्यादा वर्चस्वशाली हूँ, मेरा प्रभुत्व ज़्यादा हो। ठीक है ना, इसमें यथार्थवाद का अध्ययन किया जाता है पावर के लिए, शक्ति के लिए। यथार्थवाद अध्ययन करता है कि स्टेट कैसे अपने आप को पावर दिखाता है, कैसे पावर बनता है, कैसे शक्ति आती है उसमें। ठीक है ना, और ऐसा क्या नीति अपनाता है कि वो पावर की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। ठीक है, अब हिस्ट्री थोड़ी सी जान लो। ऐतिहासिक यथार्थवाद यानी हिस्टोरिकल यथार्थवाद में प्राचीन विद्वान रहे हैं थ्यूसीराइड्स, ठीक है, न्यूथियूस और कौटिल्या। और थ्यूसीराइड्स से जो थे वो पेलोपोनेशियन, हाँ, पेलोपोनेशियन युद्ध जो था 431 से 404 ईसा पूर्व में का अध्ययन उन्होंने किया। इस युद्ध में इन्होंने देखा, इन्होंने इस अध्ययन में जब इसका युद्ध का अध्ययन किया तो इन्होंने देखा कि जो राज्य होते हैं, जो राज्य, उनके बीच संघर्ष हो रहा है, और संघर्ष और प्रतिस्पर्धा हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि अब राज्य चाहता है कि मैं शक्तिशाली पावर बनूं, हर राज्य चाहता है कि सबसे पावरफुल वही कंट्री बने। ठीक है, खुद को अपने आप को पावरफुल कैसे बनाया जाता है, इसमें उस चीज़ का अध्ययन हो रहा है। सभी राज्य शक्ति के आगमन वितरण को चाहते हैं इसमें। ठीक है, पूरी पावर चाहते हैं कि मेरे पास पूरी पावर है। कम समय में अधिक शक्तिशाली हो जाना चाहते हैं, मतलब कम समय ही लगे और मैं सबसे पावरफुल इंसान हो जाऊँ, सबसे पावरफुल स्टेट हो जाऊँ, कि मेरे आगे कुछ भी नहीं है भाई, मैं हूँ सबसे पहलवान। ठीक है, कौटिल्या ने भी योगदान दिया है इसमें। कौटिल्या ने शक्ति और प्रशासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी पावर और प्रसन्नता की, शक्ति और प्रसन्नता की अवधारणा किया है। शक्ति को विवेकपूर्ण उपयोग से खुशी हासिल की जा सकती है, और प्रसन्नता से एक क्या होता है, प्रसन्नता की एक विदेश नीति सही बनाई जा सकती है, चलाई जा सकती है प्रसन्नता से, अगर खुशी से। ठीक है ना, ये भी कहते हैं कि शक्ति को विवेकपूर्ण उपयोग से खुशी और हासिल की जा सकती है, ये भी पावर की बात कर रहे होते हैं। कौटिल्य ने क्या किया, ये पावर वर्ग के बारे में भाई अपने राष्ट्रमंडल के सिद्धांत में या मंडल सिद्धांत में बताया है। ठीक है, कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के बारे में बताया है। ठीक है, राजा को अपनी शक्ति बढ़ाने को प्रेरित किया है मंडल सिद्धांत पे, कि भाई आपका मित्र शत्रु भी हो सकता है, आसपास के जो देश हैं, आसपास के जो राज्य हैं, स्टेट है, जो राजा चला रहे हैं आसपास को, वो कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप राजा हो, आप अच्छे से पावरफुल हो जाओ। ठीक है, सैनिकों की संख्या बढ़ा लो, हथियार सही सही कर लो, अपने आप को एक पावरफुल कंट्री घोषित कर दो और पावर में रहो, ताकि जो आसपास के स्टेट हैं वो आपसे डरें, वर्चस्व आप पे ना कायम कर सके, आपका वर्चस्व सब पे कायम रहे। ये कौटिल्य अपने राष्ट्रमंडल के सिद्धांत पे देखे थे। आपने अब हिस्ट्री देख ली। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ध्यान में मार्गेंथ्यू द्वारा। ये हिस्ट्री पढ़ाने का इसलिए कारण है, कभी कभी क्या करता है, कौटिल्य पूछ लेता है भाई, कौटिल्य का राष्ट्रमंडल सिद्धांत बताइए। तो राष्ट्रमंडल सिद्धांत में यही है, पावर, बाकी ये सभी लिखना है। ठीक है, हंस मार्गेंथ्यू एक यथार्थवादी विचारक है, उनके 6 सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। ठीक है, उसकी आलोचना करना, उस सिद्धांत के बारे में बताना है। ये देखो तस्वीर लगा रखी है मैंने हंस मार्गेंथ्यू की। इंट्रोडक्शन देख लो आप, परिचय। मार्गेंथ्यू का एक राजनीतिक विचारक थे, जिनका जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ। ठीक है, जन्म जर्मनी में हो जाता है इनका।
मार्गेंथ्यू पहले विचारक थे जिन्होंने यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप दिया, यानी वो साइंटिफिक रूप से यथार्थवाद को जानते हैं कि पावर कैसे अपनाई जा रही है, शक्ति को कैसे रखा जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों में यथार्थवादी मॉडल के निर्णय का श्रेय मार्गेंथ्यू को दिया जाता है। ठीक है, मार्गेंथ्यू ने कहा कि हर एक राष्ट्र को केवल अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। कहने का मतलब वो चाहते हैं हंस मार्गेंथ्यू, और ये रैली यही बात होती है इंडिया में। इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने आप को पावर कंट्री तो बना रहे हैं। अब इंडिया में आप न्यूज़ में देख रहे हो, इंडिया एक पावर कंट्री बनती जा रही है। कभी आपने सुना होगा न्यूज़ में न्यूक्लियर कंट्री बनने जा रही है। ठीक है, परमाणु शक्ति है पावर, अमेरिका परमाणु शक्ति है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रूस है। कभी अमेरिका को आप देखते हो कि सबसे पावरफुल कौन है कंट्री में, ऐसे बहुत सी जो स्टेट हैं, राज्य है, देश हैं, वो पावरफुल हैं। ठीक है, तो मार्गेंथ्यू कहते हैं कि हर एक राष्ट्र को क्या करनी चाहिए, शक्ति अपनी बढ़ानी चाहिए, अपने आप को पावरफुल बढ़ाओ, उसको शक्ति को बढ़ाओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए संघर्ष करो। ठीक है ना, मानो कि भाई मैं शक्ति संघर्ष करूंगा और शक्ति सबसे छीन के रहूंगा और सबसे वर्चस्व अपना सब पे सभी देशों पे शामिल करके रखूंगा। ठीक है, अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अमंग नेशन 1948 में इन्होंने लिखी है। पॉलिटिकल्स अमंग नेशन में मार्गेंथ्यू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को एक निश्चित तथा व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। ये इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, मार्गेंथ्यू के अनुसार, हंस जे मार्गेंथ्यू के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अन्य सभी राजनीतियों की तरह शक्ति के लिए संघर्ष होती है। यानी जो राजनीति, हाँ एक बार याद रखने, जो पॉलिटिकल चलती हो किसी लेवल पे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, गवर्नमेंट किसी भी लेवल पे अगर पॉलिटिक्स चल रही है, वो भी एक शक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है ना, आप इंडिया में जो चुनाव हुआ वो भी तो पावर पाने के लिए चुनाव लड़ा गया है ना। तो वही कहते हैं कि पावर किसी भी स्टेट पे अपने आप को साबित करो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अन्य सभी राजनीति की तरह ही शक्ति का संघर्ष होता है। बिल्कुल, आप जानते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, अपने आप को पावरफुल कंट्री बताना पड़ता है। ठीक है, दिखाना पड़ता है और होना पड़ता है पावरफुल कंट्री, ताकि लोगों का डर बसा रहे, वरना कोई भी आएगा कब्जा कर लेगा, आपकी ज़मीनें छीन लेगा, आपके साधन छीन लेगा। ठीक है, तो अपने आप को पावरफुल बना के रखो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तत्कालीन उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है। पावर प्राप्त करो, शक्ति को मानो। ठीक है, इसमें एक ही बात है, सब में क्वेश्चनों में शक्ति आएगी, पावर आएगी, इसमें पावर मानो, सब ले आओ उन्हें। प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्र हितों की शक्ति के द्वारा प्राप्त करने वाले प्रयास करता है। मतलब हर राष्ट्र चाहता है कि भाई पावरफुल बन जाओ, मेरे से ज़्यादा कोई पावरफुल ना हो, किसी को भी चाहो तहस नहस कर दूँ। मार्गेंथ्यू की अर्थातवादी 6 सिद्धांत क्या रहे हैं, हंस जे मार्गेंथ्यू के 6 सिद्धांत क्या रहे हैं वो देखो आप। ठीक है, 6 सिद्धांत का वर्णन किया इन्होंने, और इस सिद्धांतों में मिलाकर संपूर्ण रूप से यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाया गया, और 6 का ही। ठीक है, अब 6 का जो सिद्धांत बनाया इन्होंने, सिद्धांत बनाया, पहला है मनुष्य राजनीति। ठीक है, मनुष्य मतलब कहते हैं कि मनुष्य राजनीति उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिनकी जड़ें व्यक्ति के स्वभाव में होती हैं। यानी राजनीति उन वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिनकी जड़ें व्यक्ति के स्वभाव में होती है। जैसा व्यक्ति हो राजनीति स्वाभाविक चलाएगा। राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी वस्तुनिष्ठ नियमों की जड़ मानव है। ठीक है, राजनीति को कैसे कोई चला रहा है, मानव ही तो है, इंसान ही तो चाहता है कि मेरे को हर चीज़ मिल जाए। मार्गेंथ्यू का मत है कि मानव प्रकृति जिसमें राजनीति के नियम सत्रिहित प्राचीन काल से आज तक मूल रूप से नहीं बदल दी। ठीक है, यानी प्राचीन काल में भी मनुष्य क्या चाहता था, पावरफुल बनना, और इसमें भी यही बात है। ठीक है ना, अब तो तरीका बदल गया है लेकिन मंशा तो वही है ना, तरीका बदल गया है ना पावर प्राप्त करने का, लेकिन मकसद तो वही है ना। इस मानव प्रकृति स्वरूप यदि विदेश नीति का सही आकलन करना है तो हमें सर्वप्रथम अपने आप को एक उचित राजनीति की जगह रखकर अपना सोचना चाहिए जिसमें ये कोई निर्णय लिया गया हो। ठीक है, इसके समक्ष उपस्थित उन सभी निर्णयों के विकल्पों की जांच होनी चाहिए जिन्हें स्वाभाविक रूप से उन निर्णयों को प्रभावित किया होगा। ठीक, इस प्रकार की विवेकपूर्ण व तर्क संगत कल्पना से हम वस्तुनिष्ठ स्थिति और सत्य के अधिक नज़दीक होंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती एक विशिष्ट सिद्धांत का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा है राष्ट्रहित। ठीक है, राष्ट्रहित की मतलब अपने देश के हित,
राष्ट्रहितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पावर के रूप में राष्ट्रहित कैसे? क्योंकि भाई मैं राष्ट्रहित का अगर चाहूँगा तो मैं अपने चाहूँगा कि अपने देश को सबसे ज़्यादा पावरशाली बनाऊँ। राष्ट्रहित तो यही तो चाहते हैं राष्ट्रवादी, जितनी पार्टियां होती हैं राष्ट्रवादी वो क्या चाहते हैं? अपने आप को पावरफुल, अपने कंट्री को बनाना चाहते हैं, राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं। ठीक है, यथार्थवादी राष्ट्रीय हितों को महत्वपूर्ण मानते हैं, राष्ट्रीय हितों की शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करता है। ठीक है, उनका मानना है कि राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रहित एवं उसकी सुरक्षा है, इसलिए राजनीति को शक्ति से अलग रखकर नहीं समझा जा सकता। ये कहते हैं कि भाई राजनीति को शक्ति से अलग मत समझो, उसको साथ ही में समझो। राजनीति क्यों करते हैं लोग? पावर के लिए। ठीक है, शक्ति के लिए पाने के लिए करते हैं राजनीति। और किस लिए करते हैं? राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए, ताकि अगर पावर रही तो मैं राष्ट्रहित को बढ़ावा दूंगा। कुछ लोग तो शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं और अपना बढ़ावा लेते हैं। मार्गेंथ्यू उनका मानना है कि राष्ट्रहित का प्रधानता के कारण किसी देश की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, अन्य राष्ट्रों को तुलना में सफलता प्रदान करना है। यही कारण है कि विदेश नीति की सफलता को प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रहितों में सर्वधान से जोड़ा जाता है। इसलिए राजनेताओं के मंतव्य और योजनाओं पर आधारित विदेश नीति का आकलन हो सकता है, लेकिन मार्गेंथ्यू ये भी संकेत करते हैं कि इस संदर्भ में हमें राजनेताओं की नीयत और विचारों की प्राथमिकता में सुरक्षा प्रदान करने की भ्रांतियों से भी बचना चाहिए। मतलब वो उनकी नीयत कैसी है उस पॉलिसी को बनाने के लिए, उनके पर्सनल विचार तो नहीं आ रहे, उनसे सभी से बचना चाहिए और ऐसी नीति राष्ट्रहित बनाना चाहिए जो राष्ट्र के हित में और पावरफुल बनाए उसे। ठीक है, इसके साथ ही राजनेताओं के व्यक्तिगत विचार और राजनीति का उत्तरदायित्व को भी हमें अलग अलग रखना चाहिए। यानी पहले राजनीतिक उत्तरदायित्वों को अलग रखो, जो राजनीतिक पार्टी का उत्तरदायित्व है वो राष्ट्र हित के हित में है, उसको अलग रखो। ठीक है, उस पर काम करो, व्यक्ति के विचार पे नहीं। व्यक्ति का विचार तो पर्सनल होगा, वो अपने फायदे के लिए देगा, उस पर नहीं। राजनीतिक दायित्व को पे काम करो और उसे सबसे दोनों से अलग रखो। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रहित सदैव परिवर्तनीय। ठीक है, राष्ट्रहित सदैव परिवर्तनीय इसलिए होता है, मार्गेंथ्यू का मानना है कि राष्ट्रहित का कोई भी निश्चित या निर्धारित अर्थ नहीं होता, वो परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि भाई मांग हमेशा बदलती रहती है, भूमिका सबकी बदलती रहती है, पावर कोई ना कोई बदलता रहता है। आज कोई मान लो कोई और पावर है, कल अमेरिका पावर होगा, फिर परसों रूस पावरफुल में आएगा, कोई फिर आगे कुछ समय में इंडिया पावरफुल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बदलता रहता है, राष्ट्रहित सदैव परिवर्तित रहता है। मार्गेंथ्यू के अनुसार शक्ति व राष्ट्रहितों दोनों ही गतिशील होते हैं, इनके परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यदि परिवेश बदल जाता है तो उसके अनुरूप हितों में परिवर्तन आना अनिवार्य हो जाता है। अतः शक्ति के रूप में परिभाषित हित भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व शाश्वत है, परंतु परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। अतः एक सफल राजनेता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नियमित रूप से कार्य में सशक्त प्रयास करने चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि जो एक राजनेता होता है, ठीक है, जो पार्टी होती है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रही होती है, ठीक है, वो अब चला रही होती है, रिलेशनशिप बनाए रखती होती है देशों के, उसको निरंतर बदलाव उसके अपने पॉलिसी में करना पड़ता है, करना चाहिए। वरना अगर एक पुरानी पॉलिसी घिसी पिटी नियम चलाओगे तो ज़्यादा दिन वो मार्केट में टिक नहीं सकता। ठीक ना, शुद्ध नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। यानी अर्थातवादी मानते हैं कि राज्यों के कार्यों में सार्वभौमिक नैतिकता का महत्व है, परंतु वह अमूर्त व सार्वभौमिक नहीं हो सकते। इसके विपरीत इसे समय और स्थान को ठोस परिस्थितियों को कसौटी से बांधा होना चाहिए और परिस्थितियों के अनुकूल उनका चयन करना चाहिए। इनके अनुसार नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और स्वाभाविक परिणामों के आधार पर होना चाहिए। बिना विवेक के नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए कोई भी राष्ट्र नैतिकता के आधार पर अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता है। ठीक है, एक राष्ट्र के नैतिकता आकांक्षाओं तथा सार्वभौमिक मौलिक मूल्य में अंतर क्या आता है? एक राष्ट्र के नैतिक जो हैं आकांक्षाएं तथा सार्वभौमिक नैतिक मूल्य में अंतर क्या आता है? इसमें किसी भी राष्ट्र के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से भिन्न होते हैं। यानी जो कहने का मतलब है कि जो किसी भी राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य है वो सार्वभौमिक मतलब लोगों के जो नैतिक वो हैं उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसके चेंजेस होते हैं। किसी सार्वभौमिक नीति नैतिक
कानून का पालन एक देश विशेष के लिए आवश्यक रूप से लाभदायक हो ही, ये सत्य नहीं है। मतलब अगर कोई देश है, ठीक है, कहाँ तक, हाँ, कानून का पालन एक देश विशेष के लिए आवश्यक रूप से लाभदायक हो, ये नहीं, ठीक है, ठीक है, हाँ। कानून का कोई पालन है, मान लो कोई देश कानून बनाता है और चलता है चलाता है, तो दूसरे देशों पे लाभदायक होगा या नहीं होगा, ये कोई सत्य बात नहीं हो सकती। संभव है वह उसके लिए भयंकर परिणाम पैदा कर सकता हो सके कोई पावरफुल कंट्री हो, ठीक है ना, वो नीतियाँ कठोर बनाए और छोटे देश ना संभाल पाए। नैतिकता सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने देश के हितों को बलिदान करने वाला व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। दूसरे और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नैतिकता को तिलांजलित देना इतिहासकार की नज़र में प्रसंग कार्य नहीं है। इन दोनों प्रकार की अतियों के संदर्भ में इन दोनों की परिस्थितियों से बचना चाहिए। अतः प्रत्येक राष्ट्र को अपने राष्ट्र हित की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, यानी राष्ट्र को अपने राष्ट्र हित में काम करना चाहिए, ठीक है। किसी की नैतिकता सार्वभौमिकता बातचीत में ना आए, आप अपने राष्ट्र हित के लिए काम करें, ठीक है। अतः किसी भी राष्ट्र का मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्य नहीं हो सकता। छठा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता या फ्रीडम की बात कर रहा है। अंतिम सिद्धांत में मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता के विषय में अध्ययन करने हेतु बल दिया है। उनका मानना था कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र में हित आर्थिक कारणों के कारण होते हैं, उसी प्रकार राजनीति में हित शक्ति पर आधारित होते हैं। यानी हित जो होता है, अगर राष्ट्र हित होगा, राष्ट्रीय जो हित होगा शक्ति पे आधारित होगा, ठीक है। शक्ति अब पावर पाने के लिए रहेगा, वो उसका मकसद ही सिर्फ पावर पाने के लिए होगा। उनका मानना है कि वैधिक रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर स्वायत्त क्षेत्र हैं, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि हैं, राजनीतिक अर्थातवाद मानव प्रकृति के मूल्य स्वरूप को मानता है, बताता है उनको, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो, एग्जाम्पल ये मैं दे देता हूँ आप लोगों को। उदाहरण के लिए मान लो कि एक व्यक्ति एक समय में आर्थिक मानक है, यानी एक समय में एक व्यक्ति आर्थिक पूरी तरह से है, राजनीतिक मानक भी है, नैतिक मानव और धार्मिक मानव आदि कई प्रकार के उल्लेखनीय निभाता है, ठीक है। यदि उसके इस सभी स्वरूप का गहन अध्ययन करना चाहें तो उसके अध्ययन स्वरूप को हमें परस्पर अलग अलग रखना होगा। मतलब पहले राजनीति का करो, फिर आर्थिक करो, फिर नैतिक मानव को धार्मिक का अलग करो, ठीक है ना, क्योंकि तभी यह अध्ययन सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होगा। राजनीतिक अर्थशास्त्र में राजनीति की जो स्वायत्तता पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार से राजनीति के विभिन्न स्वरूप होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसमें से एक है। हमें अंतर्राष्ट्रीय राज्य के गहन सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन करने हेतु स्वायत्तता रूप में ध्यान देने से कहने का मतलब है कि आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, हंस जे मार्गेंथ्यू कहते हैं, तो उसको अलग अलग तरीके से करो। मतलब एक ही सबको एक में खिचड़ी बना के मत अध्ययन करो। वो कहते हैं कि भाई अगर कोई मानव है, कोई इंसान है, अगर उसकी आर्थिक देख लो, राजनीतिक जीवन देख लो, नैतिक जीवन देख लो, धार्मिक जीवन देख लो, इन सभी को अलग अलग फाइल की तरह से रिसर्च करो, अलग अलग रख के, ठीक है। मार्गेंथ्यू के अर्थातवाद की आलोचना क्या है, ठीक है ना। सबसे बड़े आलोचक हैं, जो कि इसमें नाम डालना मैं भूल गया शायद, जे.एन. टिकनर हंस मार्गेंथ्यू के 6 के 6 सिद्धांतों की आलोचना इन्होंने की है, ठीक है ना। जे.एन. टिकनर नारीवादी विचारक हैं, ठीक है। मार्गेंथ्यू अर्थातवादी सिद्धांतों की विचारों के द्वारा आलोचना की गई, जिसमें बेनो वार्समैन, रॉबर्ट टेकर, स्टेनल हॉफमैन आदि प्रमुख है। इसे द्वारा निम्न आलोचना की गई। इसमें सबसे प्रमुख, मैं यहाँ नाम डालना भूल गया, जे.एन. टिकनर, ठीक है। जे.एन. टिकनर अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, पहली आलोचना, इसकी बुराई क्या है, इसमें कमी, आलोचना मतलब कमी भी होता है, ठीक है ना, बुराई भी होता है, ठीक है। क्या इसमें कमी है, वो है अवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी मार्गेंथ्यू ये मानता है कि मानव के स्वभाव से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार जन्म लेता है, ये अस्पष्ट होता है, क्योंकि भाई
कैसे जन्म, मानव के स्वभाव से कैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय उस पर लेगा। एक स्थान पर मार्गेंथु कहता है कि उसका सिद्धांत मानव स्वभाव पर आधारित है, परंतु यह मानव स्वभाव की वैज्ञानिक विवेचना नहीं है। मतलब वो कहता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो मानव स्वभाव पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मानव का स्वभाव तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, नरम भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, स्वभाव तो कुछ भी हो सकता है इंसान भाई। एक इंसान गुस्से वाला भी हो सकता है कि भाई मैं सबसे पावर बदमाश हूँ, एक हो सकता है कि भाई पूरी तरह शरीफ भी हो सकता है, एक होता है कि दोनों का मिडल भी हो सकता है। मिडल यानी ज़्यादा गुस्सा भी नहीं है और ज़्यादा वो भी नहीं, भाई नरम भी बेचारा, भोला वाला भी नहीं, तो हो तो कुछ भी सकता है। तो ये इसमें कमी है। इसमें मार्गेंथु ने वैज्ञानिक पद्धति को ना अपनाकर केवल सैद्धांतिक रूप तैयार किया, मतलब रिसर्च नहीं किया इन्होंने, सिर्फ सैद्धांतिक तरीका दे दिया, सिद्धांत दे दिया, इसको ऊपर लेवल पे प्रयोग नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे इसमें प्रयोग नहीं किया, इसमें पूर्णता नहीं है। एक पक्षीय सिद्धांत, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो पक्ष होते हैं, एक संघर्ष का दूसरा सहयोग का। तो इसमें एक पक्ष का सिद्धांत है, केवल संघर्ष पक्ष पर ही बल दिया गया है, सहयोग पक्ष पे नहीं। मतलब संघर्ष किसकी कर रहे हैं, शक्ति की, शक्ति के लिए संघर्ष का दो पक्ष होने चाहिए। एक पहला पक्ष इसमें क्या है, संघर्ष, दूसरा क्या है, सहयोग। लेकिन इसमें तो सिर्फ हंस मार्गेंथु सिर्फ एक पक्षीय सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि भाई केवल संघर्ष पक्ष पे ही बल दिया है कि पावर ही लो, संघर्ष करो, पावर हासिल करो, सहयोग पक्ष पे तो नहीं। अब मान लो कोई देश है, कमज़ोर है बेचारा, ठीक है ना, वो सहयोग करेगा, वो आपको जो भी ज़रूरत है वो सहयोग कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके साथ, भाई संघर्ष कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना, दूसरा पक्ष आपने देखा ही नहीं। जबकि सहयोग का पक्ष भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संघर्ष। बिल्कुल सहयोग से ही बातें होती हैं। नैतिकता के महत्व की उपेक्षा की है, मतलब नैतिकता के जो महत्व है उसकी ज़्यादा बुराई कर दी इन्होंने कि नैतिक नहीं होना चाहिए, कि यार डिसाइड नहीं हो सकती नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय। ये कहते हैं मार्गेंथु ने नैतिकता के महत्व की उपेक्षा की है। उसके सिद्धांत में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है, नैतिक सिद्धांत की बात कर रहे होते हैं, ये एक कमी है इनमें। जबकि नैतिकता का गौण स्थान मिलता है। यदि राज्य इस तरह व्यवहार करने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता अनैतिकता को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्बल होंगे और अराजकता पनपने लगेगी, ठीक है। यानी नैतिकता से, बात व्यवहार विचार से काम होने चाहिए। अस्पष्ट तथा विरोधाभासी, यानी मार्गेंथु के सिद्धांत की एक आलोचना परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अमंग नेशन में लिखते हैं कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध धन से है उसी प्रकार राष्ट्रहित का संबंध शक्ति से है। ये एक बहुत बेकार आलोचना है। वो कहते हैं जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र यानी धन से, पैसे से संबंधित है, ये वो वाला अर्थ कौटिल्य वाला नहीं अर्थशास्त्र है। या इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र का संबंध किससे, धन से, पैसे से, उसी प्रकार राष्ट्र का जो कैसे हित होगा वो शक्ति के लिए संघर्ष होगा, शक्ति से मानते हैं। किंतु अपनी दूसरी पुस्तक डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स में वो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान सामान्य होना चाहिए ताकि वह अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर सके। इस प्रकार वह दो परस्पर विरोधी पर विचार प्रस्तुत कर रहे होते हैं, ठीक है। हंस जे मार्गेंथ्यू ने शक्ति पर बहुत अधिक बल दे दिया, यानी पावर पे इतना बल दे दिया है कि दूसरे तत्व तो इन्हें दिखाई नहीं देते। वह सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या एकमात्र शक्ति पाने के लिए, बिल्कुल ये इसी में भी सिर्फ पावर 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 पावर, शक्ति शक्ति जितनी पालो खा लो शक्ति को, ठीक है, शक्ति पाने की लालसा के आधार पर ही करना चाहते हैं। अधिकांश विद्वान अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों की एक ऐसी जटिल प्रक्रिया समझते हैं जिनकी व्याख्या किसी एक तत्व के आधार पर नहीं की जा सकती है और राष्ट्रीय हित को शक्ति के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे शासन का स्वरूप कैसा है, जनता का विश्वास, विचार, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्रभावित कैसे हो रही है, मार्गेंथु इन सभी की उपेक्षा करते हैं। ये कहते हैं कि ये सब मेरी दुनिया में कुछ नहीं होता, यानी शासन का स्वरूप कुछ नहीं होता, जनता का विश्वास मेरे मायने नहीं रखता, विचार, राज्य, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ पावर मायने रखता है। ये एक बहुत बड़ी आलोचना हो गई है, ठीक है। आधुनिक समय के अनुसार अनुकूल, बिल्कुल आज बदलती हुई परिस्थितियों के मार्गेंथु का सिद्धांत ये है कि राष्ट्र का लक्ष्य मात्र शक्ति प्राप्त करना है, यानी पावर प्राप्त करने की बात करते हैं, उसे अपने हित से ही प्रयोग करना चाहिए, उचित नहीं कर रह गया है। आज राष्ट्रों में सहयोग की प्रवृत्ति तेजी से उभर रही है, अतः मतलब आज पावर बनना तो चाहते हैं लेकिन सहयोग भी कर रहे हैं राष्ट्र। अब इंडिया का देख लो, बहुत से स्टेट सहयोग कर रहे हैं, मतलब राज्य देश सहयोग कर रहे हैं ना, तो ये सहयोग वाला ही
वो कहते हैं सहयोग योग से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे तो पावर से मतलब है। तो एक बड़ी आलोचना ये भी होगी। मार्गेंथु का सिद्धांत वर्तमान में उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में दूरी बनाए रखा गया है। संघर्ष का विस्तारवादी का समर्थन, ठीक है। मार्गेंथु शक्ति के लिए संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्राकृतिक तथा वास्तविक मानता है। उनका दावा है कि समाधान वस्तुओं की भांति राष्ट्रों के हितों के लिए भी प्राकृतिक है, कि वे शक्ति के लिए संघर्ष द्वारा दूसरों का अपना प्रभुत्व स्थापित करें, ठीक है। इस शक्ति के लिए संघर्ष उग्र स्वरूप युद्ध है, मतलब संघर्ष और विस्तारवाद का समर्थन। कहते हैं कि संघर्ष करो, शक्ति स्थापित करो, दूसरों को मारो पीटो। ये तो फिर तो अगर शक्ति का पावर का इस्तेमाल किया तो युद्ध तो होना ही है। युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, शांति को तो कहीं बढ़ावा दे ही नहीं रहे ना, तो एक बड़ी आलोचना है। अगर हम शक्ति संघर्ष को प्राकृतिक मान ले तो हमें युद्ध को प्राकृतिक तथा न्यायसंगत मानना पड़ेगा, तो अनुचित है, ये बेकार है, ठीक है। ये निष्कर्ष है उपरोक्त कमियों के बावजूद भी उपागम निरर्थक नहीं है, वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त ये उन उपागमों से उचित, संतुष्ट और वैज्ञानिक हो जो तीसरा या आदर्श एक वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए बीच एक सेतु का काम कर रहा है। अतः भले ही इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य सिद्धांतों के रूप में ही स्वीकार ना करे, परंतु ये पक्षीय सिद्धांत के रूप में ही इसे स्वीकार करना मार्गेंथु के प्रति अन्याय होगा, ठीक है ना। ये आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद। याद रखना, एग्जामिनर कभी नव यथार्थवाद की पूछेगा या तो कभी इस शब्द का इस्तेमाल करेगा, संरचनात्मक यथार्थवाद, ठीक है ना। केनेथ वाल्टेज का ये सिद्धांत रहा है। आओ इंट्रोडक्शन देख लो आप। नव यथार्थवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है, ठीक है। केनेथ वाल्टेज ने अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में इन्होंने लिखी पुस्तक। ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्होंने नव यथार्थवाद की विस्तृत चर्चा की है। इनको बताया कि नव यथार्थवाद क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है, किस चीज़ का अध्ययन कर रहा होता है इसमें, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। वाल्टज का मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के इसमें किसका ढांचे, उसकी पारंपरिक इकाइयों और व्यवस्था की निरंतरता, इसमें बदलाव का केंद्रीय है। यानी वाल्टेज कहते हैं केनेथ वाल्टेज कहते हैं सिद्धांत है कि मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यवस्था है, ठीक है, उसके ढांचे, उसकी पारंपरिक इकाइयों और व्यवस्था पर नियंत्रण और उसमें बदलाव पर केंद्रित होता है, यानी चेंजेस होते रहते हैं। केनेथ वाल्टेज का नव यथार्थवाद है। नव यथार्थवादी जिसमें लोकप्रियता 1980 के दशक में हुई है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि जो शक्ति का तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजकीय का केंद्र बिंदु, यानी जो शक्ति का तत्व है, जो पावर, ठीक है ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का केंद्रीय बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु, यानी सेंट्रल है। वो पावर एकदम सेंट्रल पे रख रहे हैं ये, ठीक है, पावर को, शक्ति को सेंट्रल में रख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। परंतु इसके साथ साथ कुछ अन्य तत्वों, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को भी महत्व देता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, यानी आप देखो स्ट्रक्चर जो है, जो इंटरनेशनल इस सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसका भी महत्व बहुत ज़्यादा देते हैं ये, ठीक है। वो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम का पावर जो है, मतलब जो पावर है वो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, ठीक है। नव यथार्थवाद का ये स्वीकार करते हैं कि केवल राष्ट्र शक्ति, यानी राष्ट्र शक्ति, नेशनल पावर, यानी राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भी राज्यों के व्यवहार, उनकी विदेश नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। यानी राष्ट्रीय शक्ति जो है, जो नेशन पावर है, यानी जो राष्ट्रीय शक्ति है, वो राष्ट्रीय हित नहीं अपितु, मतलब राष्ट्रीय हित के साथ साथ किसकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है, कि जो संरचना, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, वो राज्यों के व्यवहार, उनकी विदेश नीति और उद्देश्यों को भी निर्धारित करते हैं उन्हें, ठीक है। नव यथार्थवाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राज्यों द्वारा की जाने वाली शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी नव यथार्थवादी का मानना है कि जो
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको केवल क्या है, उसको केवल राष्ट्र और राज्य द्वारा किए जाने वाले शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना के अध्ययन के बिना किसी राज्य के विस्तारित व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता ना। वो कहते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संरचना है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम है उसके बिना शक्ति युक्ति का कोई अध्ययन नहीं किया जा सकता, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वाल्टज ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैज्ञानिक सिद्धांतों को पेश करने की कोशिश की है। ठीक है ना, साइंटिफिक की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। ये नव यथार्थवाद ने व्यवस्था की संरचना खासकर शक्ति को अपेक्षित बांटकर विश्लेषण का मुख्य केंद्र है। इनमें नायक यानी राज्य जो है भूमिका अपेक्षित कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि संरचनाएं उन्हें निश्चित तरीके से भूमिका निभाने को बाध्य करती है। यानी स्टेट है जो उसको पावर को कम कर देती हैं शक्तियाँ। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है जो संरचना है वो कम कर रही होती हैं। प्राय ये संरचनाएं राज्यों तथा उनके नेताओं के कार्यों का निर्धारण करती है। कैथरीन वाल्टेज कहते हैं कि अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर देते हैं। अराजक, वो एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय की अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर देते हैं जो विकेंद्रीकृत हो, यानी कि पावर सभी पे सही हो। अराजक विश्व में कई अंतर्देशीय आर्थिक नायकों द्वारा राज्यों के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका करती है। कैथरीन वाल्टेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना निर्माणक रूप से सभी राष्ट्रों के व्यवहार को गहन रूप से प्रभावित करती है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न शीत युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने भी राज्यों की विदेश नीति तथा व्यवहारों को दृढ़ रूप से प्रभावित किया। नौ स्वतंत्र राज्यों को गुट निरपेक्षता की व्यवस्था की तत्व को प्रभावित को अपनाया। यानी जो द्वितीय विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो राष्ट्र उदित हो रहे थे उन्होंने क्या किया, गुटों में शामिल नहीं हुए, वो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने लगना शुरू कर दिया ये लोगों ने। अब अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भी राष्ट्र राज्यों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित कर देती है। ठीक है, परमाणु शास्त्रों के आगमन तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना निश्चित ही दूसरे विश्व युद्ध की पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के वातावरण में विरोध तथा सहयोग दोनों को उत्पन्न किया। शीत युद्ध की उत्पत्ति ने गुट निरपेक्षता तथा गुट निरपेक्ष राज्यों में आपसी सहयोग की व्यवस्था को उत्पन्न किया और शीत युद्ध के समर्थक देशों ने जैसे गुट निरपेक्षता का विरोध किया तथा इसमें उनको दो ध्रुवीय में बांट दिया गया। ठीक है, इस प्रकार वाल्टस तथा उसके समर्थकों ने नव यथार्थवाद दृष्टिकोण को अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष की व्यवस्था के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी जोड़ा, यानी पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर को भी इन्होंने जोड़ दिया। और नव यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं? नव यथार्थवाद व्यवहारवादी क्रांति और व्यवस्था उपागम से प्रभावित था। ठीक है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय संरचना के आधार पर किया। इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना अराजकता होती है। ठीक है, यानी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्ट्रक्चर है वो कैसी हो, अराजकता, एनार्की होनी चाहिए। एनार्की कहते हैं अराजकता को, एनार्की होनी चाहिए। नव यथार्थवाद के अनुसार राज्य की शक्ति कई तत्वों के मिल से बनती है। राज्य जो होती है उसकी जो पावर होती है वो कई तत्वों से मिलकर बनती है। इसलिए शक्ति का अभिप्राय मूल्य सैन्य शक्ति नहीं, जैसे कि परंपरागत यथार्थवादियों ने माना, जो कि यथार्थवादी मानते हैं कि सेना सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, आपके हथियार हो, बढ़िया हो, शक्ति हो। ठीक है, लेकिन नहीं, शक्ति का तत्व बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनता है शक्ति। ठीक है, तो एक आप सेना को नहीं मान सकते कि आप सेना, मान लो सेना ही आपके पास है, उसके बाद लेटेस्ट हथियार ही ना हो तो क्या करोगे? वो कैसे पावरफुल है? अब हाथ से तो लड़ सकते नहीं है ना, हाथ से कितना लड़ेगा कोई इंसान? ठीक, नव यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य का व्यवहार प्रक्रियात्मक रूप से समान होता है। वह छोटे व बड़े दोनों राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सुरक्षा के लिए वह शक्ति अर्जित करने के लिए कार्य करते हैं वो लोग। ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं कि भाई जो छोटे से बड़ा राज्य कोई भी हो अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति अर्जित करते हैं। ठीक है ना, पावर दूसरों को, पहले यथार्थवाद में तो पावर भाई दूसरों को दबाने के लिए कि भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल में, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई छोटे मोटे जो राज्य होते हैं वो शक्ति क्यों अर्जित कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा के लिए, कि भाई जान बचा लूँगा, थोड़ी सी शक्ति पावरफुल रहेगी तो। ठीक है, नव यथार्थवाद ने, ठीक है, मान्यताओं का खंडन नहीं करता बल्कि विश्लेषण के तरीके के बदलाव करता है। ठीक है, यानी जो नव यथार्थवाद है
वो यथार्थवाद की जो मान्यताएं हैं पावर पाने की उसका खंडन नहीं करता, ठीक है, विश्लेषण के तरीके में बदलाव कर देता है, ठीक है। नव यथार्थवाद का ये निष्कर्ष है, नव यथार्थवाद मानवीय प्रकृति के बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन को केंद्रीय विषय माना जाता है, यानी कि मानव के स्वभाव का अध्ययन करने के बजाय वो किसका अध्ययन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन पर ज़्यादा जोर देता है, और यही इसका विशेष और लक्ष्य है जो यथार्थवाद से अलग बनाता है इसे, ठीक है ना। यथार्थवाद तो पावर 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 सिर्फ चाहिए इसे ससुरे को, लेकिन ये स्ट्रक्चर, पावर के साथ स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं लोग। बहुमत से विद्वान इसे यथार्थवाद के वैज्ञानिक रूप भी मानते हैं। वीडियो देखने के धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उदारवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक